शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज खबरों के सफर में सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की। बंगाल में आज को छोड़कर सिर्फ 2 दिन बाद यानी 4 मई को मतगणना होनी है। उसके लिए ईवीएम स्ट्रांग रूम में लॉक है, कड़ी सुरक्षा में है, लेकिन वही स्ट्रांग रूम सियासी गलियारों में जुबानी बवंडर की वजह बन गए हैं। कोलकाता में गुरुवार रात अचानक दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में विवाद हो गया। आरोप था कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम में घुसकर बैलेट बॉक्स खोल रहे हैं। इसके बाद जो ईवीएम वाली लड़ाई शुरू हुई है उसमें वार पलटवार का दौर अभी भी जारी है। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं ना, बंगाल की सियासत में इस समय इसने आग लगा रखी है। इस सीसीटीवी की वजह से आरोप लग रहे हैं कि बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ या तो हो रही है या तो करने की कोशिश की गई। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आया है करने का कोशिश तो था ना। आरोप उछले और वीडियो वायरल हुआ तो टीएमसी के कार्यकर्ता दक्षिण कोलकाता की उसी सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर पहुंच गए, जहां के स्ट्रांग रूम का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है। टीएमसी पहुंची तो बीजेपी कैसे पीछे रह जाती। बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। आमना सामना हुआ तो विवाद बढ़ गया। किसी तरह केंद्रीय बलों ने हालात काबू किए। इसी के बाद पूरे सीसीटीवी विवाद में आग लग गई। जब टीएमसी की नेता और मंत्री शशि पांजा के साथ कुणाल घोष भी विरोध में धरना देने पहुंच गए। ये वीडियो शाम 5:55 का दिखा रहा है। इसी के बाद से ये पूरी चिंगारी भड़कनी शुरू हुई। विवाद की चिंगारी भड़की तो कुछ देर बाद यानी करीब 2 घंटे बाद सीएम ममता बनर्जी भी सखावत मेमोरियल स्कूल पहुंच गए। उस समय घड़ी में 8:20 का समय हो रहा था और भारी विरोध के बावजूद वो अंदर चली गई। काफी देर तक ममता अंदर रही, करीब 4 घंटे तक। इस दौरान बाहर का माहौल उबलता रहा। बाहर आते ही ममता ने बीजेपी से लेकर सुरक्षा कर्मियों पर आरोपों के ब्रह्मास्त्र चलाने शुरू कर दिए। ममता ने कहा छेड़छाड़ की खबर मिली थी, इसीलिए वो आए और उनका ये हक है। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर गलत को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में वोट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और वो और उनके कार्यकर्ता जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन गड़बड़ी नहीं होने देंगे। इस चेतावनी के दौरान भी ममता ने आरोपों के भीषण बौछार की। पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। इस दौरान ममता बनर्जी उन लोगों पर भी नाराज दिखी जो उनके आने पर नारेबाजी कर रहे थे। चुनाव आयोग का बार-बार कहना है कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा की काउंटिंग सेंटर पर आकर सवाल उठा रही हैं और उसके साथ साथ 7 विधानसभा सेंटर जो कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में है, उन पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो अब राजनीति में और ज्यादा तूल पकड़ती नजर आ रही है। ममता इस दौरान बीजेपी पर गुजरात से लोगों को बुलाकर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाती रही। बाकायदा वीडियो दिखाकर आरोप लगाए, कहा सब बीजेपी के लोग हैं, नाम भी बताया, वीडियो भी दिखाया, कहा सब लोग देख लो।
देख लो, आप पढ़ लो, मैं नाम नहीं बताएंगे। प्रदीप का तो निकाल लो तो क्या होता है, दीप होता है। ये है प्रजापति। अरे भाई प्रदीप बोली नहीं, बोले कि पोटा बात दो, निकाल लो। ऐसा बोझे नहीं इस तरह का वीडियो दीदी ये क्या है, क्या दिखा रहा है, वीडियो से है। इन्होंने फेस टाइम लाइव कर रहे हैं, आप लोग फेस टाइम देख लो ना, फेस टाइम में फेस टाइम लाइव कर रहे हैं। सुना आपने, ममता का आरोप है कि गुजरातियों को बुलाकर बंगाल में चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ममता अपने जन समर्थन के आधार पर बीजेपी को धमकाती भी नजर आई। ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे, तो हम बोल रहे तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो, हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। अब आपको वो गुजराती भी दिखाते हैं जिस पर ममता बीजेपी का आदमी होने के आरोप लगा रही है। ये है दीप प्रजापति, जिसके नाम में सिपरा हटाने की बात दीदी कह रही थी। इसका नाम है दीप प्रजापति, जो स्ट्रांग रूम वाले बवाल के समय वहाँ पर मौजूद था। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो उस समय वहाँ मौजूद था। इसी को लेकर ममता बनर्जी हल्ला बोल रही थी, आरोप लगा रही थी कि बाहरियों को बुलाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर बंगाल में जो कुछ हुआ उसे आप 4 मई को रिलीज होने वाली बंगाली फिल्म का बेहद खतरनाक ट्रेलर कह सकते हैं। इस ट्रेलर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 मई को जिस समय चुनावी परिणाम रिलीज हो रहे होंगे उस समय बंगाल का सियासी तापमान कितना धधक रहा हो। शायद ऐसे ही अंदेशों के बीच बंगाल में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि लोकतंत्र के पर्व को सुखद रूप में संपन्न कराया जा सके। लेकिन देखना होगा तस्वीर उभरती कैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता के सियासी विवाद में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भी जमकर कोसा। आरोपों के घेरे में आए चुनाव आयोग ने भी अपनी ओर से ममता बनर्जी पर पलटवार किया। साथ ही ममता के स्कूल में पहुंचने पर भी आयोग ने गंभीर सवाल उठाए। कुल मिलाकर चुनाव परिणामों से पहले बंगाल का सियासी माहौल धधक उठा है। स्ट्रांग रूम के कमजोर होने को लेकर ममता कोलकाता में गुरुवार को जो हुआ उसके बाद चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच तल्खियों का स्तर 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल के अंदर 4 घंटे बिताने के बाद जब ममता बनर्जी बाहर आईं, तो उन्होंने बीजेपी और केंद्रीय बलों की जमकर आलोचना भी की। तो चुनाव आयोग भी सीधे तौर पर उनके निशाने पर आ गया। आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम को स्ट्रांग तरीके से सील नहीं किया गया। इस पूरे विवाद में पोस्टल बैलेट को लेकर भी कई सवाल उठे। ममता बनर्जी का आरोप था कि पोस्टल बैलेट को लेकर उन्हें पहले कुछ और जानकारी दी गई थी और उसके बाद कहा कुछ और गया। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आया है करने का कोशिश तो था ना। क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है। सील किया है, वो तो बैंडेज लगा के रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या थोड़ा ही सील है। ममता के आरोपों पर चुनाव अधिकारी खुद सामने आई। उन्होंने बताया कि आखिर हो क्या रहा था। हमारे यहाँ एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस होता है जिसमें पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन किया जाता है। तो वो हमें हर जो हमारे ये बेसिकली वो पोस्टल बैलेट्स है जो डिफरेंट ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ने फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे पोलिंग पर्सनल्स ने वोट दिए हैं। ये वो वोट है, तो वो किसी और जिले के हो सकते हैं, किसी और असेंबली के हो सकते हैं। वो काम आज पूरे स्टेट में किया जा रहा है रात में, क्योंकि कल सुबह सारे लोग जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स नेक्स्ट फेज 2 की हैं वो जो जाएंगी वोट के लिए, तो उनके सारे पोस्टल बैलेट हमें आज जो है रात में सेग्रीगेट करना है और कल सुबह 10 बजे हमारे लोग जो हैं वो हाफ सेक्शन सीआरपीएफ के साथ वो चले जाएंगे बरासात उसको डिपॉजिट करने के लिए। ममता और उनकी पार्टी ने आरोप लगाए कि उन्हें बिना बताए स्ट्रांग रूम को खोला गया, जबकि बिना पार्टियों के एजेंट और उम्मीदवार के स्ट्रांग रूम नहीं खोला जा सकता। देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है,
पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। ममता बनर्जी ने कोलकाता में जो कुछ किया उसे लेकर चुनाव आयोग भी खासा नाराज दिखा। बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार अग्रवाल ने ममता के मौके पर जाने को लेकर सवाल उठाए। इसमें जो मतलब है कि जहां पे आपका स्ट्रांग रूम होता है वहां खाली कैंडिडेट एजेंट जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है कैंडिडेट एजेंट नहीं है इन 7 सीटों की जो कलटा नॉर्थ में है। वो जो कैंडिडेट एजेंट यहाँ पे है वहां गई है वो। यानी खुद ममता बनर्जी भी इस बात को लेकर सवालों के घेरे में है कि वो उस इलाके की कैंडिडेट नहीं होते हुए भी मौके पर कैसे पहुंच गए। ममता की पार्टी इस पूरे विवाद के पीछे चुनाव आयोग और बीजेपी पर ही हमलावर है, जबकि बीजेपी से टीएमसी की एग्जिट पोल परिणामों पर उसकी हताशा को बता रहा है। ये एक प्री प्लान्ड इवेंट था उनका। ये साइमल्टेनियसली 3 जगह एटलीस्ट मेरे को पता है जहाँ हुआ। भवानीपुर स्ट्रांग रूम, नेताजी इंडोर जहाँ पे आपका कोलकाता नॉर्थ का स्ट्रांग रूम है, और बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल जहाँ पे राजबेरी केंद्र का स्ट्रांग रूम है। इन लोग वायलेंस और रिगिंग करते करते ओवर द लास्ट 10-15 years दे हैव फॉरगॉटन हाउ टू फाइट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो उनको पता नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हाउ टू रिएक्ट। तो उसलिए ये सब ये लास्ट डिच एफर्ट है एंटी सोशल्स। यहाँ पे कल जो झमेला हुआ, देयर वाज नो रिक्वायरमेंट फॉर दैट। बंगाल चुनाव में केंद्रीय बलों की भारी भरकम तैनाती है, हिंसा मुक्त चुनाव को लेकर ईसीआई की सख्ती और टीएमसी के चुनिंदा लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी ममता बनर्जी लगातार नाराज है। और अब एक बार उन्होंने नए आरोप मार दिए। एनडीटीवी इंडिया। अभी जो आपने तस्वीरें और हंगामा देखा वो सब कुछ स्ट्रांग रूम को लेकर हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये स्ट्रांग रूम होता क्या है, कैसे काम करता है, कितनी यहाँ पर सुरक्षा होती है और चुनाव में ये कितना अहम और खास होता है। स्ट्रांग रूम के कमजोर होने को लेकर ममता ने आरोप लगाए थे, लेकिन असल में स्ट्रांग रूम अपने नाम की तरह ही बहुत मजबूत होता है। आपको बताते हैं कि जिस स्ट्रांग रूम को लेकर कोलकाता में बवाल मचा है, उसकी सुरक्षा की दीवार कितनी मजबूत होती है। बाहर से अंदर तक 3 लेयर सुरक्षा होती है। पैरामिलिट्री फोर्स का भी भीतरी घेरा होता है, स्थानीय पुलिस का भी बाहरी घेरा होता है। स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी होता है, स्ट्रांग रूम के गेट पर भी सीसीटीवी होता है। डबल लॉक से सील केवल एक ही गेट होता है। दोनों लॉक की चाबी अलग अलग अधिकारी के पास होती है। रात दिन सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। एंट्री गेट पर लॉग बुक, आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखा जाता है। वीडियोग्राफी के साथ स्ट्रांग रूम खोला जाता है और उम्मीदवारों के सामने खोला जाता है। मतगणना से पहले एजेंट को सील दिखाई जाती है और उसके बाद ही जाकर स्ट्रांग रूम खोला जाता है। लेकिन उसी की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस सीसीटीवी को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो कोलकाता के सखावत स्कूल का बताया जा रहा है। उसी स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की बात कही गई, जबकि चुनाव अधिकारी साफ कर चुके हैं कि बैलेट पेपर के बॉक्स को लेकर अलग करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के बाद से बंगाल में जगह जगह स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम खड़े हैं शखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर, जहां पर भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्ट्रांग रूम बनी हुई है। देर रात ममता बनर्जी यहां पर पहुंचती है। मसला दरअसल इस तरीके से हुआ, फिलहाल तमाम जो पत्रकार हैं उनको 200 मीटर दूर घेराबंदी करके रोक दिया गया है। इसके 200 मीटर आगे जो है इस स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहां पर 5 स्तर का सिक्योरिटी बैरिकेड है, जिनके चप्पे चप्पे का निगरानी कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम के पास ही उम्मीदवार और एजेंट के बैठने का भी पूरा इंतजाम रहता है, ताकि वो भी स्ट्रांग रूम पर नजर रख सके। मेरे पीछे देखिए, ये विजुअल देखिए, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं और वो पूरे चप्पे चप्पे पे निगाह लगाए हुए हैं। कल की घटना के बाद अब ईवीएम की सुरक्षा काफ़ी कड़ी है। हालांकि काउंटिंग सेंटर के अंदर किसी को अनुमति नहीं है जाने की, लेकिन फोर्सेज जो हैं यहाँ पर हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पर। फिलहाल सारे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अब इंतजार है 4 मई का, जब स्ट्रांग रूम खुलेंगे और खुलेगी उम्मीदवारों की किस्मत। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर के बरगी बांध में कल हुए क्रूज हादसे में अब तक 9 शव मिले हैं। 4 लोग अब भी लापता हैं। 28 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। और इस बीच हादसे से ठीक पहले क्रूज के अंदर की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, क्रूज हादसे के बाद 9 शव मिले हैं। और हादसे के पहले की ये तस्वीर आप देखिए, किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। हादसे से ठीक पहले की एक तस्वीर सामने आई है। अधिकतर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। हादसे की जगह पर सीएम मोहन यादव भी पहुंचे और लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि सफलतापूर्वक ये राहत बचाव का कार्य पूरा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। 9 लोगों की जान अब तक इस हादसे में चली गई है, कई लोगों को बचाया गया है। और हादसे से ठीक पहले की ये तस्वीर सामने आ रही है जिसमें अधिकतर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। 28 लोगों को प्रशासन के मुताबिक जो जानकारी आई है बचा लिया गया है। 3 बच्चों सहित 4 लोगों को अभी भी लापता बताया गया है। और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 43 से 47 पर्यटक थे और टिकट सिर्फ 29 लोगों की कटी थी। ये जानकारी भी सामने आई है। और हादसे के ठीक पहले की ये तस्वीर, जिसे एक बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा सकता है। अमूमन इस तरह के जब आप सफर पर निकलते हैं, क्रूज पर जब आप बैठते हैं तो लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होता है। एक जरूरी सेफ्टी मेजर होता है जिसे यहाँ पर नजरअंदाज किया गया। विदिन 45 मिनट्स 50 मिनट्स वो 5 बॉडी सही है और बहुत विपरीत परिस्थिति में अंदर एंड हमने इसमें कोई भी इन्होंने जल्दबाजी का काम नहीं किया, बहुत तसल्ली से किया है। ये कैमरा अभी ये बोट तकरीबन जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ से 100 मीटर पहले बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद एनडीआरएफ का टीम, एसडीआरएफ का टीम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने रैम्प बनाया और उसको खींच के लाए। अभी के पीछे एक और चेम्बर है जिसपे एक वॉशरूम ब्लॉक है और एक चेम्बर है जो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे डाइवर्स बिकॉज ऑफ दी वाटर। ये बेसिकली स्लांट होता है। तो अभी इसके बाद वी आर ट्राइंग टू पुल दिस आउट और फिर उसके बाद हम उसका एक्सेस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वी जस्ट कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस। बाकी मतलब वी आर वेरी हैप्पी दैट हम इस हिस्से में हैं और एग्जैक्ट जो ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सिविल एडम, पुलिस जो सब मिल के काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। या तो उस पर अंदर होगा या तो जो वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है उसी में किसी बोल्डर के नीचे मिलना चाहिए या तो मतलब इस 100 मीटर से किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है और जहाँ से ये खींच के हम लाए हैं उनका वही मतलब होने का ऐसा बॉडी था और अपनी बॉडी ऊपर उठती उसी एरिया में सब होने का। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बॉडीज़ हैं वो हम रिट्रीव कर पाएँ। और जबलपुर से आई बड़ी खबर पर आगे भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, विस्तार से इस खबर पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को समन भेजा गया है। असम सीएम के बयान को लेकर यह समन जारी हुआ है। हिमंत बिस्व शर्मा के बयान पर समन जारी हुआ है। उच्चायुक्त पवन बाघे को तलब किया गया है। ऐसे बयान से रिश्तों को नुकसान होगा, बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है। घुसपैठियों को लेकर बयान पर आपत्ति जताई है। 20 विदेशियों की गिरफ्तारी पर यह बयान दिया गया था। बांग्लादेश खदेड़ने का बयान दिया गया था। तो घुसपैठियों को लेकर यह बयान दिया गया था जिस पर आपत्ति जताई गई है और बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि ऐसे बयानों से रिश्तों को नुकसान पहुंचता है। उच्चायुक्त पवन बागी को तलब किया गया है। हिमंत बिस्व शर्मा के बयान पर यह समन जारी किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था घुसपैठियों को लेकर, उस बयान को लेकर ये समन दिया गया है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को ये समन जारी हुआ है। तो बांग्लादेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घुसपैठियों को खदेड़ने वाला ये बयान जिसे लेकर समन जारी हुआ है।
और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। देख रहा है इंडिया में अब बात उस दर्दनाक हादसे की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 30 से ज्यादा लोगों से भरी क्रूज बरगी डैम में डूब गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 29 लोगों को बचाया जा चुका है। लेकिन इस हादसे से जुड़ी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनसे दिल दहल गया है। सैर सपाटे के लिए निकले कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। जबलपुर के बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे ने ऐसे जख्म दिए हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। एक तस्वीर ऐसी आई जिसने दिल को झकझोर दिया। एक महिला और उसके 4 साल के बेटे का जब शव बरामद हुआ तो वो दोनों एक ही लाइफ जैकेट में लिपटे हुए थे। उस तस्वीर में एक माँ की अपने बेटे को बचाने की वो आखिरी कोशिश दिख रही थी। माँ ने मजबूती से अपने बेटे को सीने से लगा रखा था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और आखिर में बची बस एक ये तस्वीर। रोते बिलखते इस परिवार को देखिए जो अपनों की तलाश में यहाँ खड़े हुए हैं। इस बीच घटनास्थल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिन्होंने कलेजा चीर दिया। ये रोती बिलखती बच्ची एक महिला के गले लगती दिखी। ये बच्ची अपने पिता के साथ किसी तरह बाहर निकल आई, लेकिन इसकी माँ और भाई इस क्रूज में रह गए। वो क्या कहते हैं, जो क्रूज था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज की विंडो थी नीचे की साइड की वो टूट गई थी। तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे। और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए और मैं और पापा बाहर निकल गए थे। तो जब आप लोग बाहर तैर रहे थे तो आपको आपके पापा दिख रहे थे? हाँ, मैंने पापा मेरे को बाहर निकलते साथ ही पापा देखे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। तो हम हाथ पकड़ के फिर लाइफ जैकेट पहन रखी थी, तो हम क्या कहते हैं तैर के उधर आ गए किनारे पे। और वो लोग ने तो कुछ करा भी नहीं। जो क्रूज वाले थे वो कह रहे थे कि आप जैसे हो वैसे ही खड़े बैठे रहो, ना उन्होंने लाइफ जैकेट दी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। 30 अप्रैल की शाम 29 यात्रियों और 2 चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही क्रूज नाव अचानक आए तेज तूफान की वजह से पलट गई। बहुत कोशिश की गई। अब दरअसल जो गोताखोरों को असली चुनौती आ रही है कि पानी बहुत गंदा और मटमैला हो गया है, तो जब वो नीचे उतर रहे हैं 20 फीट की गहराई में तो उन्हें कुछ साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए अब देखिए वो आपको दिख रहा होगा कि क्रूज़ को खिसकाने की और इधर लाने की कोशिश यहाँ पर तेज़ तरीके से की जा रही है। तमाम पुलिस के और जो SDRF NDRF के लोग हैं वो आगे बढ़े हुए हैं, जो गोताखोर थे वो आगे बढ़े हुए थे। तो ये सीधी तस्वीरें ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि इसके ज़रिए दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से हादसा हुआ है और किस तरह से जो आपदा और प्रबंधन या बचाव के लोग हैं वो लगे हुए हैं। यात्रियों ने नाव किनारे लगाने की गुहार लगाई, लेकिन आवाज चालक दल तक नहीं पहुंच सकी और हादसा हो गया। वो क्या कहते हैं, जो क्रूज था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज की विंडो थी नीचे की साइड की वो टूट गई थी। तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे। और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए और मैं और पापा बाहर निकल गए थे। तो जब आप लोग बाहर तैर रहे थे तो आपको आपके पापा दिख रहे थे? हाँ, मैंने मेरे को बाहर निकलते साथ ही पापा देखे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। तो हम हाथ पकड़ के फिर लाइफ जैकेट पहन रखी थी, तो हम क्या कहते हैं तैर के उधर आ गए किनारे पे। और वो लोग ने तो कुछ करा भी नहीं। जो क्रूज वाले थे वो कह रहे थे कि आप जैसे हो वैसे ही खड़े बैठे रहो, ना उन्होंने लाइफ जैकेट दी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो लोग जिनके अपने इस हादसे में जान गंवा बैठे, उन लोगों की आंखों में दर्द है। इसमें हमारे 3 बच्चे थे और हमारे जीजा जी थे और दीदी थी। दीदी अंदर ही रह गई और जो बच्चे थे उनको तो निकाल लिया, बट जीजा अंदर रह गए। बच्चों ने कहा पापा घूमने नहीं जाते, जैसे अब एडमिशन हो गया है तो चलते हैं कहीं घुमा दीजिए। तो फिर बच्चों का मूड आ तो वहाँ चले गए घुमाने के लिए। मुझे हादसा हो गया, पता ही नहीं चला क्योंकि पूरा पलट गई है। पलटने के बाद फिर वो यहाँ वहाँ पूरा चिथर बिथर होते हुए जैकेट पहन लिए थे। बच्चों को कैसे निकाला? बच्चों को नहीं, सब जो बचाने वाले वहीं के लोकल थे उन्होंने आके बचाया।
जो जैसे जैसे लोग आते गए उनको सबको बचाते गए। नीचे पानी भर रहा था बोट के नीचे और उनने एकदम से तेज भगाया कि किनारे लगाने के लिए, तो हवा तेज थी तो उसके कारण पलट गई एकदम से और सब नीचे। जिसको मिला जैकेट मिली, मेरे जीजा और दीदी और 3 बच्चे मेरे पूरे, उनने जो मेरे को बताया वो मैं आपको। और मेरे घर के मेरी 3 जने, मेरी मिसेज, मेरी बेटी ये मेरीना और छोटा बच्चा जो गोद का 4 साल का बच्चा है त्रिशान, मेरे 3 घर के खोए हैं मैंने, है ना। मैं भी उसमें से बचा हूँ। मेरे को अचानक मतलब वो जो होता है ट्यूब होती है, ट्यूब मिल गई जिसके वजह से काफ़ी सर्वाइव कर पाया मैं और किनारे पे आया। तो जो आस पड़ोस के रहने वाले थे उन्होंने रस्से फेंक के फिर खींचा है, हम लोगों को बचाया। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं। हादसे के वक्त कई गंभीर लापरवाहियां सामने आ रही हैं। क्रूज पर सवार लोगों को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। ये बात क्रूज पर सवार लोगों ने खुद बताई, जो किसी तरह अपनी जान बचा सके। जब लाइफ जैकेट आप लोग पहले पहने थे जब क्रूज में गए थे कि नहीं, वो मेरे पापा ने और एक अंकल ने निकाला कैबिन का, वो जो कुछ लॉकर था वो तोड़ के, वो उन्होंने खुद से भी नहीं दिया था। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि नाव पलटने की घटना बहुत पीड़ादायक है। सभी लोगों के लिए मेरी गहरी संवेदना है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि इस हादसे की पूरी जांच की जाएगी। ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। जबलपुर हादसे पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत की और कहा कि जो भी लापरवाही इस हादसे में हुई है उसकी तह तक जाया जाएगा। जो भी प्रयास हो सकता है वो सारा हो रहा है। तो वही लापरवाही कैसे हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। और जो लोग इसमें जिन्होंने लापरवाही की है, इग्नोर किया है, मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट मिली थी, तो इस पे जो भी कड़ी कार्रवाई है वो तो होगी ही। अभी पूरा फोकस जो है वो बचाव कार्य में लगा हुआ है। दुखद मृत्यु हुई है, दुखद घटना हुई है, हम सब इस घटना को लेकर काफी दुखी हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने हादसे वाली जगह जाकर निरीक्षण किया, एनडीटीवी से बातचीत की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन जब ये परिजन आते हैं, सब रुआं से हो रहे हैं, आपकी भी आंखें नम हो रही हैं, लेकिन वजह क्या रही, क्या लैप्सेस हुए थे, क्या इसकी जांच होगी? क्योंकि कई लोगों ने जैकेट नहीं पहन रखा था, कई बातें आ रही हैं कि जो तूफान का अंदेशा था उसके बावजूद क्रूज उतरी, तो क्या इनकी भी जाँच होगी? निश्चित रूप से जाँच सभी चीज़ों की होगी और बहुत गहनता से जाँच होगी, क्योंकि बड़ा हादसा है और भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां कहीं भी ना बने, उससे सबक लेने वाला ये हादसा है। तो निश्चित रूप से जांच भी होगी, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। क्या क्षमता से ज़्यादा यात्री सवार थे? ऐसी भी कोई क्षमता उसकी और ज़्यादा है। अच्छा, 60 की लगभग क्षमता है। क्षमता तो 90 सीट है उसकी, लेकिन उतने लोग नहीं थे। आपको याद होगा, इससे पहले यूपी के मथुरा में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। 10 अप्रैल को यमुना में बोट डूबने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान भी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनी थी। नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। इस हादसे में 16 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जिनमें से कई एक ही परिवार के सदस्य थे। बताया जा रहा है कि ठीक वैसे ही जबलपुर के बरगी डैम में भी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनी थी। एक और लापरवाही ने कई लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी। फिर से एक वही सवाल जो उठ रहा है कि क्या कुछ ऐसी लापरवाहियां हुई जिसने इस हादसे को और भी भयानक बना दिया। वो कमियां जिनको नजरअंदाज किया गया, अगर समय रहते उन पर ध्यान दिया जाता तो कई जिंदगियां बच सकती थी।
जबलपुर हादसा जिसने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली। इस हादसे में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आ रही हैं। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल की शाम हुआ ये दर्दनाक क्रूज हादसा प्रशासन और प्रबंधन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। मौसम की चेतावनी नजरअंदाज की। सबसे पहली लापरवाही जो सामने आ रही है वो है मौसम को लेकर जो चेतावनी जारी की गई थी उसे नजरअंदाज किया गया। मौसम विभाग ने पहले ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया था। इसके बावजूद पर्यटकों से भरे क्रूज को नर्मदा नदी के गहरे बैक वाटर में जाने की अनुमति दी गई। अगर इस चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो ये हादसा टल सकता था। क्या क्रूज पर ओवरलोडिंग हुई? शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक क्रूज में केवल 29 लोगों के ही टिकट कटे थे, लेकिन उस समय क्रूज पर 43 से 47 लोग सवार थे। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोगों को चढ़ाया गया? लाइफ जैकेट की कमी और देरी। जो लोग इस हादसे में बच गए उन लोगों का आरोप है कि क्रूज पर सभी के लिए लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं थे। यात्रियों को लाइफ जैकेट तब दिए गए जब क्रूज डूबने लगा और भगदड़ मच गई। सुरक्षा मानकों का अभाव। ये सामने आ रहा है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने बड़े पर्यटन स्थल पर आपातकालीन सुरक्षा के इंतजाम बेहद कम थे। बचाव कार्य में देरी। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के करीब 45 मिनट बाद तक कोई सरकारी बचाव दल मौके पर नहीं पहुंचा था। स्थानीय युवकों ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 12 से 15 लोगों को पानी से बाहर निकाला। ये सभी लापरवाहियां दिखा रही हैं कि इस हादसे को होने से रोका जा सकता था अगर सुरक्षा से जुड़े इन कारणों को नजरअंदाज नहीं किया गया होता। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू से ये बड़ी खबर आ रही है। नए बन रहे पुल के गिरने से हादसा हुआ है। कुछ मजदूर मलबे के नीचे दबे हैं। राहत और बचाव की टीम्स मौके पर मौजूद है। मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। बन तालाब इलाके में यह हादसा हुआ है। एक और हादसे की खबर सामने आई है। नए बन रहे पुल के गिरने से हादसा हो गया है। जम्मू में यह हादसा हुआ है और कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जम्मू से ये बड़ी खबर मिल रही है। नए बन रहे पुल के गिरने से ये हादसा हो गया और कई मजदूरों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका बन रही है। राहत और बचाव की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। मौके से मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, नए पुल को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। उसी समय जो ये पुराना पुल है ये कोलैप्स हो जाता है। एनडीआरएफ की टीम आप देखिए इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। उनके साथ आर्मी है, उनके साथ पुलिस है और हर कोई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। 4 अभी भी मजदूर बताया जाता है मलबे के नीचे दबे हुए। आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन द्वारा यहाँ पे जो कंकर पत्थर वगैरह है उसको हटाया जा रहा है। उसके साथ साथ खुदाई का काम किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके जो 4 मजदूर वहां पे दबे हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको अस्पताल लिया जाए। आइए खबरों में बढ़ते आगे और अब बात करते हैं महायुद्ध की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी और ईरान संकट की वजह से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों पर सीधा और गंभीर असर पड़ा है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है तो वहीं ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल भी महंगा हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का असर अब दुनिया भर में दिख रहा है। ये असर भारत तक पहुंच गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में काफी उछाल आया है, जिसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने रेट्स में कोई चेंज नहीं किया। अभी नहीं किया चेंज। नहीं, हमने तो अगर ये ऐसा ही रहा तो फिर इन फ्यूचर क्या पता बढ़ाने पड़े, फिर रेट बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको ये करना। हमने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम जैसे इंडक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, भट्टी वगैरह यूज़ कर रहे हैं ऑयल वाली, कि कस्टमर को कोई फर्क ना पड़े रेट्स में, कि हम अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सके। जैसलमेर के होटल, रेस्टोरेंट और छोटे खाद्य व्यवसायों पर इसका असर देखने को मिल रहा है।
और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइन।